last topic, and we are going to discuss about something application of select statement. जैसे अभी आपने पढ़ा है कि क्लाउजेस क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, रिलेटेड थिंग। अभी आप सीखोगे कि हाउ एक्चुअली यू कैन implement some calculation, mathematical calculations over MySQL command, that is select command। क्या करेंगे पहले इसको आप समझ लो कि ज़्यादा एक सेकेंड। अब मैं यहाँ पे आपको टॉपिक दे रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ select command for general calculations। ठीक है। सबसे पहली बात, नॉर्मली अगर आप माई पे काम कर रहे हो और उस टाइम में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, जैसे 10+20 क्या होता है, 2050 क्या होता है, लाइक दैट कोई भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, तो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? इट्स वेरी इजी टू मेक एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। वी हैव टू गो थ्रू द कमांड दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड। ठीक है। सेलेक्ट कमांड is used for making any mathematical calculation। ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, वन बाय वन इसको हम पॉइंट आउट करा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लो अगर आपको कोई भी रैंडम नंबर से कुछ कैलकुलेशन करानी है, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग उसको लिखते हैं। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 40 एंड अनदर वन वैल्यू है 87, मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट यूजिंग एसक्यूएल। तो सिंपल लिखोगे सेलेक्ट 45 multiply by 87 एंड देन आफ्टर सेमीकोलन एंड एंटर की। जैसे आप प्रेस करोगे तो इसका कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। सेम प्रोसेस में अगर मान लो तुम्हारे पास कोई वैल्यू है लाइक दिस वन एंड यू वांट टू मेक एडिशन ऑपरेशन, जोड़ना चाहते हो आप, तो सेलेक्ट 234 प्लस 54, यानी जस्ट लाइक एक कैलकुलेटर की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाते हैं। होल्ड, मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई है। ये देखो मैंने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 10+20, जस्ट इफ मैंने प्रेस किया कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। सेम प्रोसेस में अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको डिफरेंट टाइप का कुछ भी करना है, तो आप ऐसे लिख के काम कर सकते हो। यहाँ पे लिखा रहा है कि 25 मल्टीप्लाई बाई 45 कितना होगा। ठीक है। सेम प्रोसेस में अगर आपके पास कोई वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट में, उसको मल्टीप्लाई कराना है 12 से। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? तो उसकी भी कैलकुलेशन शो हो रही है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने कैलकुलेशन लिखा है वो एज इट इज यहाँ भी दिख रहा है। दिख रहा होगा सभी को। ऋषभ, विजुअल है यहाँ पे स्क्रीन आपको? ऋषभ कुमार? यस सर। गुड, गुड। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कैलकुलेशन वर्ड होना चाहिए। ठीक है। मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट कर देता हूं इसको, और ये मान लो किसी पर्सन का सैलरी है, सॉरी दो दो हो जाएगा तो। ठीक है। अब ये किसी पर्सन का सैलरी है जिसमें उसका डीए का अलाउंस ऐड करना है 0.12, यानी कि 12%। जो भी बेसिक सैलरी है उसका 12%, ये जो वैल्यू है वो बेसिक सैलरी है। तो अब मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कराना है कि ये एक क्या है हमारा, ये ग्रॉस सैलरी हमारी कैलकुलेट हो रही है, और ग्रॉस सैलरी नहीं, डीए कैलकुलेट हो रही है एक्चुअल में। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम एलियाज। ठीक है। जैसे ये जो टर्म दिख रहा है 2542.2568 मल्टीप्लाई बाई 12, जो भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको शो करता है कॉलम के फॉर्म में, ये कॉलम है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए इसके जगह पे, तो उसके लिए कॉलम एलियाज बनाने होते हैं।
ठीक है। कॉलम एलियास का मीनिंग हो गया एक तरीके से समझ लो, जैसे आपका निक नेम है, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है लेकिन लोग मुझे ज्ञान के नाम से जानते हैं, तो हमारा जो नेम है यहाँ पे ज्ञान, ये क्या हमारा कॉलम एलियास है डेटाबेस के लिए, ठीक है, जिसको निक नेम कहते हैं सिंपली। अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ DA, ठीक है, नाम दे दिया DA, देन दिस डू इट। तो देखो आपका जो कॉलम का नेम है वो DA हो गया, ना कि वैल्यू। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कॉलम एलियास, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर तो रेज हैंड कर लो आप लोग। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। मान लो अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलरली टेबल बनाया है जहां पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जहां पे आपको साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट, टैन, इन सब का वैल्यू आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप सिंपली लिखोगे साइन ब्रैकेट ओपन, जितने भी आपको वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, मान लो साइन 60 के साथ काम करना चाहते हो, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये आप जैसे आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू दिखा देगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्योंकि आपका फ्लोटिंग पॉइंट में दिखा रहा है, क्योंकि आप नॉर्मली आप लोग क्या पढ़ते हो, 1/2 या √3/2 समथिंग लाइक। तो यहाँ पे आप उस तरह से कुछ किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर कराना चाहो, तो जो जो फॉर्मूला रियल टाइम में आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे साइन कॉस टेन, कॉटेक कॉस, कॉसेक कॉट, ये सारे अब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई है यहाँ पे, आप डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसका किया, अब मान लो मुझे कॉस का करना है, कॉस 90, ठीक है, मुझे कॉट का करना है, कॉट मान लो 75 है। जो भी वैल्यू है यहाँ पास करो, एग्जीक्यूट करो, सभी के वैल्यू वन बाय वन आपको शो कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप पाई के साथ भी काम कर सकते हो। अब मान लो मुझे पाई के वैल्यू की जरूरत है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है। अब मान लो कि आर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10, मल्टीप्लाई बाई 10, पाई आर स्क्वायर हो गया। ये देखो पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। स्पेशली सिर्फ पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू मुझे चाहिए, तो सिर्फ पाई का वैल्यू दे दो, 3.141 दिखा रहा है ऑलरेडी। तो ये जो जितने भी आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, क्लास 9, 10 और 11 में पढ़ भी रहे होंगे, तो वो सारा कुछ आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो प्रीवियस के लिए। इसके अलावा आप इसके अंदर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करके आप उसका आउटपुट भी ले सकते हो। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये डेटाबेस के लिए भी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एज फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल मैथ्स, ठीक है, मैथ्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जहां पे मैं दे रहा हूँ रेडियस, ठीक है, जो कि फ्लोट होगा। इसके अलावा रेडियस ही मान लेते हैं, एक ही फील्ड है हमारे पास, ज्यादा फील्ड ही क्या है, ठीक है। अब यहाँ इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ, तो मैथ नाम का एक टेबल यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या पे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करना है, देखना इसके अंदर क्या गया है, DSC मैथ्स, फील्ड दिखा रहा है। आवाज बंद करो। अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे इसमें कुछ वैल्यू इनपुट करानी है, इंसर्ट इनटू मैथ। अब मैथ में मेरे पास फील्ड कौन सा है, तो रेडियस है। अब यहाँ रेडियस में जो वैल्यूज पास करना है, यानी यहाँ हमेशा याद रखना, अगर मान लो गलती से ये वर्ड गलत भी अगर हो गया है, तो जो भी आपने यहाँ पे पहले से फिक्स किया हुआ है उसी को ही यूज करोगे, यानी कि उसको करेक्शन करने के पीछे पड़ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने वैल्यू पास कर दी, मान लो रेडियस है किसी पार्टिकुलर सर्कल का, अब मान लो 200 है, ठीक है, 200 यहाँ पे इंच हो सकता है, मीटर हो सकता है, या जो भी चीज है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करा दी, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट भी करा दिया। सेम प्रोसेस में, सेम स्टेटमेंट में मैं वैल्यू और भी दे देता हूँ, 400, मैंने फिर और दे दिया 100, ठीक है, फिर उसके बाद और भी दे सकता हूँ, जितना आप चाहो उतना यहाँ वैल्यू पुट करके आप रन करा के रख सकते हो। अब इसको मैं रिट्रीव करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मैथ्स। अब देखो जितने भी रिकॉर्ड हमने बनाए वो सारे रिकॉर्ड यहाँ स्टोर दिखा रहे हैं। अब इसमें मान लो कैलकुलेशन करना है पाई के साथ,
ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट पाई, मैंने मेथड यूज किया, फंक्शन यूज किया पाई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है रेडियस, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब यहाँ पे कर देते हैं एज एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सर्कल दिखा दिया। तो अगर इसको थोड़ा डेप्थ लेवल में बात करते हैं हम लोग, तो जितने भी आज के डे में कंप्यूटराइज सिस्टम से कोई अगर इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है तो वो इसी तरीके से होता है, डेटाबेस ऐसे ही मैनेज होता है उसका, सारे डेटा के इनपुट यहाँ लिए जाते हैं और प्रोग्राम्स के थ्रू कैलकुलेट करा करके हम लोग इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ह्यूमन एरर को ज्यादा फेस करते हैं जब आप किसी काम को मैनुअली करते हो, ठीक है। अब उस काम को मिनिमाइज करने के लिए आप डेटाबेस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने सामने दिखाया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, देखता हूँ आप लोग कितना क्वेश्चन पूछते हो। नाउ इट्स योर टर्न, बॉयज एंड गर्ल्स, आस्क मी द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। आपके पॉइंट में नंबर नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्ट पूछो मुझसे, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है, बशर्ते वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। तो सम आपका टॉपिक है अलग, सम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज्ड इन MySQL। तो अभी मैंने कुछ फंक्शन आपको मैथमेटिकल फंक्शन दिखाया था, जैसे कि साइन फंक्शन है आपके पास, क्या काम करता है ऑलरेडी आपको पता है, कॉस है, देन आफ्टर कॉट है, देन आफ्टर टैन है, जो भी है etc। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने रियल लाइफ में पढ़ा है मैथमेटिक्स में, वो सारा अप्लाइड है यहाँ पे। इसके अलावा आप अगर किसी पार्टिकुलर फील्ड को काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए काउंट फंक्शन है ऑलरेडी, ये काफी इंफॉर्मेटिव है, याद रखना। इसका काम होता है नॉर्मली टू फाइंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम एंड रिलेटेड, मेनली ये नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए होता है रिलेटेड टू एनी सेट ऑफ फील्ड। सेम प्रोसेस में आप अगर चाहते हो कि कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाले, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के डेटाबेस के हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी किस टीचर को मिलती है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या किस टीचर को सबसे कम सैलरी मिलती है, मुझे निकालनी है, इसका रिकॉर्ड निकालनी है, ठीक है। या इस महीने जो पेमेंट हुई है, सैलरी मिली है, वो सैलरी में मिनिमम यानी एवरेज में हमारा डेटा क्या जा रहा है, तो एवीजी है, एवीजी फॉर एवरेज एंड मीन फॉर मिनिमम। तो ये कॉमनली यूज फंक्शंस है जिसको आपको यूज करना चाहिए। फर्स्ट एक काम करो, इसको या तो आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एंड रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। अभी हम लोग इस पे काम करेंगे, नीचे वाले रो पे, डू इट फास्ट। हाँ, एक फंक्शन और छूट गया, सम। एक्चुअली ये कॉमनली यूज फंक्शंस है, इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है आपको, काउंट है, मैक्स है, मीन है, सम है, एवीजी है, बस इतना ही पढ़ने, लेकिन और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है इसमें, तो सबसे पहला टर्म आता है कि एज्यूम करो आपके पास एक क्वेश्चन है कि राइट SQL क्वेरी टू retrieve number of rows in the student table। अगर मुझे पता करना है कि किसी टेबल में, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, इसमें कितने रोज है, कितने रिकॉर्ड स्टोर है, तो कैसे आप इसका आंसर करोगे यूजिंग द SQL। सिंपल है, सेलेक्ट, क्योंकि आपने काउंट पढ़ा ऊपर, सेलेक्ट काउंट। अब काउंट के अंदर क्या करना है, एस्ट्रिक को डाल देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उस पार्टिकुलर टेबल का फील्ड आपको याद नहीं है तो आप वहां पे रैंडमली किसी भी फील्ड को, यानी कि पूरे फील्ड को आप एक साथ कॉल करके काउंट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, दैट्स ऑल। तो ये क्या करेगा,
जितने भी रिकॉर्ड हैं उस टेबल के अंदर उसको वो शो करेगा ऑन द स्क्रीन। सेम प्रोसेस में अगर आप इसको थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हो, मैंने शुरू में ही बोला है एसक्यूएल दिखता आसान है लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा। एज टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड, हमने क्या किया, हमने इसका एक नेमिंग कर दिया इस फील्ड को काउंट के जगह पे कि टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड है ये, ठीक है। सेम प्रोसेस में अब मान लो कि चलो ये क्वेरी तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको रियल टाइम में करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। होल्ड करो, मैं इसको रियल सर्वर पे करके दिखाता हूँ। किसी ने कुछ क्वेरी लिखी है, मैं देख नहीं पाया, मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर में। सेलेक्ट काउंट, किसको काउंट करना है, तो आपको काउंट करना है रेडियस को, ठीक है। मैंने गलती कर दी है, काउंट के आगे ब्रैकेट लगेगा लाइक दिस एज नंबर ऑफ रेडियस फ्रॉम मैप। ये मैप टेबल जो हमने बनाई है, हमेशा याद रखोगे कि एक बार में एक क्वेरी ही एग्जीक्यूट होता है किसी भी सर्वर के अंदर, खासकर एसक्यूएल पे। तो ऑलवेज आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो मैंने कुछ एरर करी है, जल्दी से ढूंढ के बताओ आप लोग। सर फ्रॉम में एफ स्मॉल लिखे हैं। नहीं तो स्मॉल रखो या कैपिटल रखो, इट डजंट मीन। स्पेलिंग देख लो, इसका स्पेलिंग क्या लिखा है, स्पेलिंग। ठीक है। अच्छा वो समझ में आया, ये कॉमन मिस्टेक है। देखो कितने रिकॉर्ड थे हमारे पास, तो टोटल रिकॉर्ड थे 4। अब सेम प्रोसेस में मेरे पास अभी कौन सा ओपन है, चलो ओके मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है। मैं किसी क्लाइंट के डेटा पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी और टेबल का एग्जांपल देता हूँ। मान लो व्हीकल पार्ट डिटेल लिखा हुआ है, मुझे यहाँ काउंट करना है कि कितने व्हीकल पार्ट हैं इस डेटाबेस के अंदर। हैज टोटल व्हीकल पार्ट कितने हैं, काउंट करो फ्रॉम डिटेल्स है ना, हाँ डिटेल्स, ये मैंने काउंट करा। ये बता रहा है कि 278 पार्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ इस चीज को। अब इसमें देखो अगर मैं बात करूँ इसके कुछ पार्ट की, मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूँ। अब ये कैसे यूजफुल हो सकता है जब आप एप्लीकेशंस वगैरह पे काम करोगे, तो पहले मैं इसका जान लेता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर दिखा दिया टेबल का। अब मैं इसमें रियल टाइम काम करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है। काउंट कर लिया हमने, कहीं पे देखो क्वांटिटी या कहीं जी टोटल कहीं कुछ लिखा होगा, देखो जी टोटल लिखा हुआ है नीचे, टोटल टैक्स जी टोटल। तो मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है कि अभी जो करंट हमारे पास है, मैंने यहाँ दे दिया पीसी यानी कि पी कंपनी, किस कंपनी में कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है व्हीकल पार्ट परचेज करने के लिए, ये निकालना मुझे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, लिखेंगे सम ऑफ जी टोटल हैज टोटल एक्सपेंस, दे दिया मैंने, नाम दे दिया इसका टोटल ईएक्सपी। अब यहाँ पे एज वाला टर्म हटा दो क्योंकि वो दूसरे पार्ट का था। आ गया हमारे पास, अंदर रन इट। यहाँ लिख रहा महिंद्रा 0, कुछ है ही नहीं डेटा इसके पास, कैलकुलेशन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये कैसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टेबल के अंदर डेटा एक्चुअल है क्या है या नहीं भी है। तो देखो सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम दिस, इतना सारा डेटा अवेलेबल है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या टोटल जी टोटल है, यहाँ पे जी टोटल 0 दिखा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस से ही ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस से मुझे काम करना होगा, जो मैंने अभी तुरंत किया था। क्या करना है मुझे, मुझे देना है पी कंपनी, सॉरी पी कंपनी नाम है ना फील्ड का, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करा।
कंपनी कॉमा मुझे सम करके दिखाओ, इसका कैपिटल में है SELNGPRIC, ठीक है, सेलिंग प्राइस एज टोटल EXP, टोटल एक्सपेंसेस, ये लिखा दिया कि इतने अमाउंट का जो पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आती है कि यहाँ पे तो एक ही कंपनी था नहीं, कंपनी तो एक से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हो अलग अलग पार्ट के लिए, ठीक है। मैं बाहर आ जाता हूँ, ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना है अभी। नॉर्मल केस में एज अ एम्प्लॉय अगर जब आप काम करते हो तो आपको एक बेसिक सैलरी मिलती है, ठीक है। इंटरव्यू दिया, HRA राउंड हुआ, देन आफ्टर बोर्ड ऑफ कमिटी राउंड होता है, एंड देन आफ्टर आपका जॉब आइडेंटिफाई होता है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होने जा रहे, एक एम्प्लॉय होने जा रहे। तो आपके ऊपर क्या होता है कि एक पे बैंड होता है अलग अलग पॉइंट से, ये जानकारी होनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो किसी भी पर्सन का सैलरी एक बार में आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, उसका DA, उसका HRA, उसका मेडिकल, उसका PF, उसका TA। जैसे अगर मान लो मैं अपनी बात करता हूँ तो हमें HRA नहीं मिलता है, TA नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, मिलता क्या है, बेसिक, DA, PF। अब PF भी क्या है, PF डिडक्ट होता है, ऑलवेज याद रखोगे। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद मिलेगा। DA क्या होता है, DA का मतलब होता है डियरनेस अलायंस, पेरोल जानना जरूरी है सभी को। तो डियरनेस अलायंस क्या होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग महंगाई भत्ता। जैसे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि महंगाई बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो कितना बढ़ी है, तो इसमें जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी कर्मचारी है, उनको कितना रुपया ऐड करना चाहिए हमें, ताकि उनका वो महंगाई लेवल में हो जाए, एक बराबर में हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है बेसिक सैलरी का मतलब हो गया, हम पे बैंड की बात कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो है पेमेंट सिस्टम है, और हम लोग अभी करंट में 7th पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी हम लोग को जो पेमेंट मिलती है वो 7th पे के हिसाब से मिलती है। 7th पे के हिसाब से यहाँ पे जो टर्म होता है वो पे बाउंड कहलाता है, जहाँ पे हर एक लेवल के एम्प्लॉय को अलग अलग पे बाउंड बनाया जाता है। जैसे मान लो कि मैं अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, तो हमारी पे बाउंड जो है वो मिनिमम 4 से शुरू होगी, ठीक है। और मान लो कि अगर मैं टीचर हूँ तो वो हमारा 3rd लेवल पे होता है। अगर मान लो क्लर्क हूँ तो 2nd लेवल पे होगा, या प्यून हो तो 1st लेवल पे होगा। इस तरीके से बटा हुआ है अलग अलग पार्ट में। अब मान लो किसी भी पर्सन का जो पे बाउंड है वो मान लो है 36,000, आज के डे में इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो किसी भी पर्सन का जो बेसिक सैलरी है वो 36,000 है, ठीक है। और इसको भी अगर मान लो थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो रियल टाइम में जो सैलरी सिस्टम पहले थी 6 पे में, वो थोड़ा अलग थी। उसमें बेसिक सैलरी होती थी 35, सॉरी उसमें क्या होता था 30, इतना ही आता था, 35 समथिंग, 36,000 आता था जोड़ करके तीनों में, ठीक है। 7th पे के हिसाब से होते हैं, ज्यादा आसान भी है ये। अब यहाँ जो बेसिक सैलरी है वो 36 है, तो नो डाउट ये काफी कम सैलरी है अगर एक 3rd लेवल एम्प्लॉय की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें DA मिलता है, तो प्लस बेसिक सैलरी के साथ हमें क्या मिलता है, DA मिलता है, ये ऐड होता है। अगर आपको HRA मिलता है तो वो ऐड होता है, TA मिलता है तो वो ऐड होता है, मेडिकल मिलता है तो वो ऐड होता है। तो आपकी जो सैलरी है वो होता है बेसिक मल्टीप्लाई बाय DA, सॉरी प्लस DA, हाँ प्लस DA माइनस PF, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टर्म आएगा ना उसको ग्रॉस सैलरी कहेंगे, GS, ठीक है। थोड़ा सा टर्म जानो ताकि जब डेटाबेस में कैलकुलेशन करोगे तो एक्यूरेट होगा। इसके बाद क्या हमारे पास, अब यहाँ पे PF डिडक्ट हो जाता है। PF कितना डिडक्ट होता है, तो PF एक पार्ट होता है। PF जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग का करता है 12% ऑफ द बेसिक सैलरी। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, यानी कि 12% मेरा कटेगा
और 12% ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रीब्यूट करेगी, यानी टोटल मिला के 24%। और ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा पीएफ में और पेंशन में, जो हमें 60 साल के बाद मिलने को है। तो हम लोग को यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा याद रखना है कि पीएफ जहां भी हो उसको माइनस कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए कैलकुलेशन क्या है? बेसिक प्लस डीए माइनस पीएफ। तो यहाँ बात आती है कि डीए कैसे निकालोगे, कितना डियरनेस अलाउंस हुआ है इसका। डीए मान लो आइडेंटिफाई किया गया है, अभी हमें 21% मिलना है बेसिक सैलरी का। तो सबसे पहले हम सर डायनेमिक अलाउंस होता है ना सर? नहीं, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता हिंदी में। तो डीए निकालने के लिए क्या करना है? बेसिक मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपका परसेंटेज है, जैसे कि अगर 21% है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं, तो डीए निकल जाएगा। अब डीए निकल गया तो आराम से आप उसको कर सकते हो। सेम प्रोसेस में पीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालनी है। तो प्रोविडेंट फंड है 12%, तो हमें क्या करना है? 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 12%, 21% ऑफ बेसिक। ये हमेशा याद रखोगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, एक पूरा का पूरा डाटा दिया रहेगा, आप कहेंगे कि उस पर क्वेरी लिखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मान लो पीएफ हमने बता दिया कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो क्या करेंगे हम लोग? पीएफ निकालेंगे कुछ इस तरीके से। पीएफ का मतलब हो गया यहाँ पे डीए बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0. यहाँ पे 24 हो जाएगा, दुगना। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा जो पीएफ है वो एम्प्लॉयर फंड में भी है और एम्प्लॉय फंड से भी है, दोनों ऐड होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एम्प्लॉय होता है, अलग अलग लेवल पे। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हमें ग्रॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो लिखेंगे सेलेक्ट, जो भी आईडीज है आप उसको लिख दीजिए, ईएमपी आईडी कॉमा बेसिक कॉमा डीए कॉमा एचआरए कॉमा टीए कॉमा मेडिकल कॉमा पीएफ, और लास्ट में आता है ग्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्रॉस करना है, GROSS, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। ये मैंने स्टेट